हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट न्यूट्रिशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राइजोबियम शब्द किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रैंक ने, सेकेंड ऑप्शन है फंक ने, थर्ड ऑप्शन है बिजरैंक ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात कर लेते हैं चारों ऑप्शंस की। तो बात करते हैं यहाँ पे बिजरैंक की। तो बिजरैंक जो थे, इन्होंने नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण शब्द दिया था। बात कर लेते हैं फंक की। तो फंक हम सबको पता होगा कि फंक जो है इन्होंने विटामिन शब्द को दिया था। अब बात कर लेते हैं फ्रैंक की। तो जो राइजोबियम शब्द दिया था ये फ्रैंक ने दिया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। फलों को पकने में सहायक हार्मोन्स है, फलों को पकाने में सहायक हार्मोन्स है। फर्स्ट ऑप्शन है साइटोकाइनिन, सेकंड ऑप्शन है इथिलीन, थर्ड ऑप्शन है एबीए एब्सिसिक एसिड, फोर्थ ऑप्शन है GA3 यानी जिब्रेलिक एसिड 3। तो बात करते हैं जो फलों को मतलब पकाने में जो सहायक हार्मोन्स होते हैं वो कौन होते हैं। तो इथिलीन जो होते हैं ये फलों को पकाने में सहायक हार्मोन्स होते हैं। आजकल मार्केट में कुछ इसके आर्टिफिशियल मतलब नाम से भी आते हैं, जो कि इथोफोन, इथेरॉल इत्यादि नाम से मतलब एथिलीन के ब्रांड आते हैं, जो कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि फलों को पकाने में सहायक हार्मोन, जो पौधों में हार्मोन्स निकलते हैं फलों को पकाने के लिए, वो एथिलीन होते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सिलिका लाभदायक होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आलू के लिए, सेकंड ऑप्शन है गन्ना के लिए, थर्ड ऑप्शन है दलहनी फसलों के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी के लिए। तो जो सिलिका होता है ये किस फसलों के लिए लाभदायक होता है? अगर बात कर लेते हैं सिलिका की, तो सिलिका जो होता है ये अर्ध पोषक तत्व की श्रेणी में इसको हम लोग शामिल करते हैं। तो यहाँ पे जो सिलिका है एक गन्ने की फसल के लिए लाभदायक होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। खड़ी फसल में उर्वरक को देना क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है टॉप ड्रेसिंग, सेकंड ऑप्शन है प्रतिस्थापन, थर्ड ऑप्शन है ब्रॉडकास्टिंग, फोर्थ ऑप्शन है गोली आवेदन। तो जो खड़ी फसल होती हैं, यानी फसलें जब मतलब खेतों में खड़ी होती हैं, तो उनको हम लोग जो उर्वरक देते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो अगर बात करते हैं यहाँ पे गोली आवेदन की, तो गोली आवेदन में क्या करते हैं कि जो चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी को हम लेते हैं और उर्वरक को ले लेते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं और उनको पौधों की जड़ों या फिर जो गमले वाले पौधे होते हैं उनमें गोलियां बना के उनकी जड़ों के पास रख देते हैं। इसका जो मतलब अनुपात होता है, वो चिकनी मिट्टी का जो अनुपात होता है वो 10, और मतलब जो उर्वरक होता है उसका अनुपात 1 होता है, यानी 10:1 के अनुपात में इसको हम लोग रखते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रॉडकास्टिंग की। तो जो ब्रॉडकास्टिंग होता है, जब मतलब खेतों में फसल नहीं होती है, यानी फसल की कटाई हो गई होती है, उसके बाद जब दूसरा फसल हम लोग को लगाना होता है और उसके पहले मतलब जब खेत खाली होते हैं, तो उस वक्त मतलब जो हम लोग उर्वरक देते हैं उसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। अगर बात करते हैं प्रतिस्थापन की, तो प्रतिस्थापन वो होता है कि मतलब किसी स्थान पे उर्वरक को देना, किसी पर्टिकुलर खेतों में देखते हैं जो कार्बनिक खाद होते हैं उनको हम लोग जगह जगह छोटा छोटा मतलब ढेर बना के जिन खादों को रख देते हैं उसको प्रतिस्थापन बोलते हैं। और बात करते हैं अगर टॉप ड्रेसिंग की, तो जो खड़ी फसलें होते हैं, खड़ी फसलों में जब हम लोग जो होता है यूरिया, जैसे यूरिया का छिड़काव करते हैं, तो वो टॉप ड्रेसिंग के अंतर्गत आता है। इसलिए मतलब यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यूरिया के पर्णीय छिड़काव में बाईयूरेट की मात्रा कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है 0.25%, सेकेंड ऑप्शन है 0.50%, थर्ड ऑप्शन है 1.0%, फोर्थ ऑप्शन है 1.5%।
तो जो मतलब यूरिया होता है, यूरिया का जो पर्णीय छिड़काव हम लोग बाईयूरेट के रूप में करते हैं, उसकी मात्रा किससे मतलब कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी इसकी जो मात्रा होनी चाहिए वो 0.2% से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। स्टार्टर घोल में अनुपात होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1:2:1 के में। सेकंड होता है 2:1 में। थर्ड होता है 1:2 में। और फोर्थ है 1:3:3 में। तो स्टार्टर क्या होता है, पहले बात कर लेते हैं कि स्टार्टर क्या होता है। जो प्राइमरी मतलब पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि NPK जो होते हैं, उसका क्या करते हैं हम लोग, एक घोल बनाते हैं। एक घोल को जो नर्सरी में पौधे लगे होते हैं उसको, उनकी जो जड़ें होती हैं उसको उपचारित करने के लिए मतलब इसका उपयोग करते हैं। यानी स्टार्टर वो होते हैं कि जो मतलब नर्सरी में पौधे लगे होते हैं उनकी जड़ों को उपचारित करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ये जो होते हैं प्राइमरी पोषक तत्व होते हैं, NPK जो होते हैं, इन्हीं को हम लोग स्टार्टर घोल भी बोलते हैं। तो इसका मतलब बोल रहा है कि अनुपात कितना होना चाहिए। इसका जो अनुपात होना चाहिए, यहाँ पे नाइट्रोजन का जो अनुपात होना चाहिए 1 होना चाहिए, और फास्फोरस का जो अनुपात होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, और जो पोटास का अनुपात है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे जिसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी 1:2:1 के अनुपात में होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सिंचाई जल के साथ उर्वरकों को देना कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फर्टिगेशन, सेकंड ऑप्शन है टॉप ड्रेसिंग, थर्ड ऑप्शन है एरियल एप्लीकेशन, फोर्थ ऑप्शन है हर्बिगेशन। तो यानी मतलब सिंचाई जल के साथ जब हम लोग उर्वरक को देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी सिंचाई जल के साथ जब हम लोग उर्वरक को मतलब खेतों में देते हैं तो उसको हम लोग फर्टिगेशन बोल देते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे एरियल एप्लीकेशन की, तो एरियल एप्लीकेशन जो होता है, जो हवाई जहाज़ होते हैं उनके माध्यम से जो उर्वरक का छिड़काव किया जाता है उसको हम लोग एरियल एप्लीकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सिंचाई जल के साथ जो उर्वरक देता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग फर्टिगेशन बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जल संवर्धन शब्द किसने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन है जूलियस सैकस ने, सेकंड ऑप्शन है फंक ने, थर्ड ऑप्शन है फ्रैंक ने, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी ने। तो जो जल संवर्धन है ये शब्द किसने दिया था, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि जो फ्रैंक है, फ्रैंक ने राइजोबियम शब्द को यूज किया था, और फंक जो थे वो विटामिन शब्द का यूज किए थे, और यहाँ पे बचता है एक ऑप्शन यानी जूलियस सैकस जो हैं इन्होंने जल संवर्धन शब्द को प्रतिपादित किया था। तो जल संवर्धन में इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में कि जल संवर्धन यानी जो हाइड्रोपोनिक्स होते हैं वो बिना मृदा की उपस्थिति में, मतलब बिना मृदा की उपस्थिति में हम जो पौधों को ग्रो कराते हैं उसी को मतलब हम लोग जल संवर्धन बोलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही जल संवर्धन शब्द की, तो जो जल संवर्धन शब्द है ये जूलियस सैकस ने इसको दिया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जड़ों द्वारा अवशोषित लवण पत्तियों तक पहुंचाता है। फर्स्ट ऑप्शन है जाइलम, सेकंड ऑप्शन है फ्लोएम, थर्ड ऑप्शन है नलिकाओं, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यानी जड़ों द्वारा जो मतलब अवशोषित लवण होते हैं उनको पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है। तो इसका अगर बात करते हैं राइट ऑप्शंस की, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए होगा, यानी जाइलम जो होता है वो जड़ों के द्वारा जो अवशोषित लवण होते हैं उनको पत्तियों तक पहुंचाता है। वो अगर बात कर लेते हैं फ्लोएम की, तो जो फ्लोएम होता है यानी पत्तियां जो मतलब भोजन बनाती हैं, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जो पत्तियां भोजन बनाती हैं वो भोजन मतलब
पूरे प्लांट के पार्ट में फ्लोएम के माध्यम से ही पहुंचता है। इसलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर अगर की बात करें कि जड़ों द्वारा अवशोषित लवण पत्तियों तक जो पहुंचाता है वो जाइलम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक तत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है सिलिकॉन, सेकंड ऑप्शन है सोडियम, थर्ड ऑप्शन है बेनेडियम और फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम। तो जो धान के खेत होते हैं, धान के खेतों में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में जो सहायक तत्व होते हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी बेनेडियम जो होता है वो धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कराने में सहायक तत्व माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में कार्बनिक खाद है। फर्स्ट ऑप्शन है SSP सिंगल सुपर फास्फेट, सेकेंड ऑप्शन है DAP डाई अमोनियम फास्फेट, थर्ड है यूरिया, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मतलब हम बात कर रहे हैं कार्बनिक खाद की, ना तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्बनिक खाद की। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी इनमें से कोई भी नहीं है कार्बनिक खाद। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बनिक उर्वरक की, तब तो कार्बनिक उर्वरक यहाँ पे 3 ऑप्शन थे, जो कि तीनों कार्बनिक उर्वरक हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि कार्बनिक खाद की, तो यहाँ पे कार्बनिक खाद कोई नहीं है। अगर बात कर लेते हैं कार्बनिक खाद की, तो कार्बनिक खाद वो होते हैं जो पशुओं के मल मूत्र होते हैं या पशुओं के नीचे से मतलब जो हम पुआल डालते हैं, वो जब सड़ गल के मतलब खाद बन जाते हैं, उसी को हम लोग कार्बनिक खाद बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत में पूर्णतः निर्मित उर्वरक है। फर्स्ट ऑप्शन है म्यूरेट ऑफ पोटास, सेकेंड ऑप्शन है सल्फेट ऑफ पोटास, थर्ड ऑप्शन है डाई अमोनियम फास्फेट, फोर्थ ऑप्शन है A एंड B दोनों। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि भारत में पूर्णतः निर्मित, यानी पूर्ण रूप से मतलब किस खाद को भारत में बनाया जाता है या किस उर्वरक को पूर्ण रूप से भारत में बनाया जाता है। तो जो मतलब पोटास की अगर बात कर लेते हैं, जो पोटास होते हैं ये अपने इंडिया में बनाए ही नहीं जाते। तो इससे मतलब आपको हो गया कि म्यूरेट ऑफ पोटास और सल्फेट ऑफ पोटास, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अगर बात कर लेते हैं डाई अमोनियम फास्फेट की, तो जो भारत में पूर्णतः निर्मित उर्वरक होता है ये डाई अमोनियम फास्फेट होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बीज रहित फल तैयार करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्जिन से, सेकेंड ऑप्शन है साइटोकाइनिन से, थर्ड ऑप्शन है जिब्रेलिक एसिड 3 से, फोर्थ ऑप्शन है ABA यानी एब्सिसिक एसिड से। तो बीज रहित फल, अगर इसको इंग्लिश में बात करते हैं तो इसको हम लोग पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। तो पार्थिनोकार्पी क्या होता है कि जो फ्रूट होते हैं वो यानी वो फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं उसको हम लोग पार्थिनोकार्पी बोलते हैं या फिर बीज रहित फल बोलते हैं। तो इसमें मतलब बीज रहित जो फल होते हैं वो कौन से मतलब हार्मोन से तैयार किए जाते हैं। तो बात अगर ऑक्जिन की करते हैं, तो ऑक्जिन जो होता है ये पौधों में जो जड़ें होती हैं उनकी वृद्धि के लिए, और जो मतलब शीर्ष कलिकाएँ होती हैं या मतलब जो एपिकल मेरिस्टम के पार्ट होते हैं उनको वृद्धि करने में सहायक होता है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर मतलब जिब्रेलिक एसिड की, तो जो मतलब बीज रहित फल होते हैं वो जिब्रेलिक एसिड से ही तैयार किए जाते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। GA3 यानी जिब्रेलिक एसिड थर्ड का नामकरण किसने किया था। फर्स्ट ऑप्शन है हयाशी, सेकेंड ऑप्शन है हेगन स्मिथ, थर्ड ऑप्शन है लेथम, फोर्थ ऑप्शन है याबूटा। तो जो जिब्रेलिक एसिड थर्ड है इसका नामकरण सबसे पहले किसने किया था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो ये
फर्स्ट होगा, यानी हयाची ने सबसे पहले जिब्रेलिक एसिड थर्ड का नामकरण किया था। तो ये हयाची मतलब जो थे ये एक जापानी साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले Ga3 का नामकरण किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। साइटोकाइनिन का अग्रक है। फर्स्ट ऑप्शन है काइनेटिन, सेकंड ऑप्शन है जियाटिन, थर्ड ऑप्शन है मिथियोनिन, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो साइटोकाइनिन है इसका जो अग्रक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो अग्रक होता है वो काइनेटिन होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।